तो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी यूनिट 2 जो आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का जो यूनिट 2 है उसका हम रिवीजन आज यहाँ पे करने वाले हैं। और ये जो यूनिट है इस यूनिट का बेसिकली नाम जो है वो है आपका सीएनसी मिलिंग मशीन्स। तो यहाँ पे हम मिलिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, मिलिंग मशीन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारी सीएनसी का जो पार्ट प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है और किस तरीके से हम इस बेसिक्स को समझ सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये लेक्चर जो है ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए है, तो यहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा डिटेल में हम आपको बता सकते हैं हम आपको इस वीडियो में आपका रिवीजन करा दें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीएनसी मिलिंग मशीन की। तो सीएनसी क्या है इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करते हैं। सीएनसी मिलिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस व्हिच एम्प्लॉयज कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल, रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स एंड प्रोग्रेसिवली रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इन फॉर्म ऑफ चिप्स एंड प्रोड्यूस अ फाइनल पार्ट। लेकिन डेफिनेशन को अगर आप पढ़ें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दो तीन कीवर्ड्स आपको दिखाई देंगे। जब भी कोई आपको डेफिनेशन मिलती है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीएनसी का एक्चुअल मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, राइट। सीएनसी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। तो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल जो मशीनिंग प्रोसेसेस आपके होते हैं वही बेसिकली आपके सीएनसी मशीनिंग प्रोसेसेस कहलाते हैं। मिलिंग आपका एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस है जिसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर वन, आपकी जो मशीनिंग है वो कंप्यूटराइज्ड है। नंबर टू, यहाँ पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आप देख सकते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपके यहाँ पे यूज होते हैं जो कि प्रोग्रेसिवली आपकी मटेरियल को रिमूव करते हैं। और फाइनली आपका जब चिप्स की फॉर्म में जो आपका मटेरियल रिमूव होता है फाइनली आपको आपका पीस मिल जाता है। तो मिलिंग प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मिलिंग प्रोसेस क्या होता है? मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग यूजिंग रोटरी कटर्स। जब आपके कटर्स, आपने देखा होगा आपकी जो भी मशीनिंग होती है वहां पे आपके कटर्स यूज होते हैं। तो जब आपके रोटरी कटर्स यूज होते हैं तो उन रोटरी कटर्स को जब आप रिमूव मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं तो आपकी बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो मिलिंग प्रोसेस आपका कहलाता है। तो मिलिंग कटर जो होता है वो एक तरह से आपका रोटेट करने वाला, जो आपका घूमता है, रोटेट करने वाला एक कटिंग टूल होता है जिसके अंदर मल्टीपल कटिंग पॉइंट्स होते हैं। टूल आपके दो तरह के होते हैं बच्चों, एक आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और एक आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। जिसमें एक एज होता है काटने के लिए वो सिंगल पॉइंट कहलाता है, जिसमें एक से ज्यादा एज आपके होते हैं वो आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो आपका कटर होता है मिलिंग के अंदर वो हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव करता है, जिससे कि आपका जो कटिंग होती है ना वो आपकी बेसिकली सरकमफेरेंस पे होती है। मतलब आपका जो जो आउटर कंटूर होता है, जो आउटर बाउंड्री होती है वहां पे आपकी इसकी कटिंग होती है। लेकिन ड्रिलिंग के अंदर क्या होता है? ड्रिलिंग के अंदर आप देखते हैं कि ड्रिलिंग के अंदर जो आपकी कटिंग होती है वो अंदर होती है, आउटर सरफेस पे नहीं होती, इनर सरफेस पे होती है। मिलिंग मशीन को जो आपकी स्पिंडल एक्सेस होती हैं उनके बेसिस पे आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होती है और एक आपकी वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो आपकी एक्स डायरेक्शन में होती हैं और वर्टिकल का मतलब होता है जो आपकी वाई डायरेक्शन में होती हैं। जनरली अगर हम एक्स और वाई डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है दिस इज योर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो वर्क पीस है बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल तरीके से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपका जो वर्क पीस है उसको भी हॉरिजॉन्टल तरीके से रखा गया और साथ में आपकी जो मिलिंग होती है वो भी आपकी हॉरिजॉन्टल तरीके से होती है। लेकिन जो आपकी वर्टिकल मिलिंग मशीन है यहाँ पे आपका वर्टिकल कटिंग भी हो सकती है। वर्टिकल मतलब डेप्थ में आप कट कर सकते हैं, स्लॉट कटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। वर्टिकल मिलिंग पे आप वर्टिकल ऑपरेशंस यहाँ पे कैरी आउट करते हैं। कंस्ट्रक्शनल फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो कोई भी मिलिंग मशीन होती है उसके अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन फीचर्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका बेस होता है जो आपकी पूरी मशीन को सपोर्ट करता है। आपका एक कॉलम होता है जिसके ऊपर आपकी गियर बॉक्स, क्लचेस, नी, स्पिंडल, पंप, पावर ट्रांसमिशन और ये सब कुछ आपके जो है उसके अंदर ही होते हैं। जो कॉलम होता है, नी होता है जो आपकी टेबल को सपोर्ट करता है और आपके जेड डायरेक्शन में मोशन को सपोर्ट करता है। जो सैडल होता है वो बेसिकली आपका दो साइडवेज जो होती हैं, साइडवेज मतलब जो साइड की तरफ मूव कर सकती हैं, वो बेसिकली आपकी 90 डिग्री पे होती है एक दूसरे के, तो उनको ये सपोर्ट करता है बेसिकली जो आपका सैडल होता है। टेबल जो होती है वो आपके नी के ऊपर माउंटेड होती है और बेसिकली नी के ऊपर ना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा, इसको सैडल के ऊपर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। सैडल के ऊपर आपकी ये माउंटेड होती है।
आर्बर जो होता है वो बेसिकली आपके स्पिंडल जो होता है, जो आपके कटर्स को माउंट करने के लिए यूज होता है, उसका एक्सटेंशन होता है। और इसके अंदर एक मिलिंग हेड होता है जिसके अंदर आपका स्पिंडल, मोटर और फीड कंट्रोल यूनिट आपकी माउंटेड होती है। इसके अंदर आपका एक रैम होता है जिसके ऊपर आपका मिलिंग हेड अटैच होता है। और आपका ये जो रैम होता है, इसको बेसिकली आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है आप इसको मूव कर सकते हैं। आपकी जो मिलिंग होती है जनरली वो दो तरीके से डिवाइड की जा सकती है, या तो अप मिलिंग या फिर आपकी डाउन मिलिंग। अप मिलिंग में क्या होता है कि आपका जो आपका कटर होता है वो बेसिकली आपकी टेबल के फीड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो टेबल है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन जो कटिंग टूल है वो बेसिकली आपका ऐसे कट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जो आपकी डाउन मिलिंग होती है वहां पे आपकी कटिंग जो होती है वो फीड की डायरेक्शन में ही होती है। प्लेन मिलिंग क्या होती है? प्लेन मिलिंग में आपका जो है फ्लैट सरफेस आपको मिलता है, ठीक है। तो प्लेन मिलिंग इज समथिंग लाइक सॉरी आपके फ्लैट सरफेस की प्लेन मिलिंग क्या होती है? प्लेन मिलिंग के केस में आप एक फ्लैट सरफेस की जो है मिलिंग करते हैं, और जो कटर होता है वो बेसिकली आपके सरफेस के पैरेलल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग में भी आपकी कटर का जो सरफेस है वो पैरेलल टू द प्लेन है, और यहाँ पे भी वो पैरेलल टू द आपका प्लेन है, ठीक है। उसके बाद एंड मिलिंग क्या होती है? ये भी आपकी फ्लैट सरफेस के लिए ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सरफेस होता है कटर का वो परपेंडिकुलर होता है आपके वर्क पीस के सरफेस के। सीएनसी मिलिंग मशीन की अगर हम टाइप की बात करें तो आपकी तीन तरह की मिलिंग मशीन आपको जनरली देखने के लिए मिलती हैं। सीएनसी मिलिंग मशीन तीन तरह की होती हैं। एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन सेंटर होते हैं, एक आपकी वर्टिकल मिलिंग मशीन सेंटर होते हैं, और तीसरे आपकी यूनिवर्सल मशीनिंग सेंटर होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर अगर आप सीएनसी वाले देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। ये आपका बेसिकली सीएनसी पैड होता है, सीएनसी आपका टर्मिनल होता है जहां पे आप सीएनसी की प्रोग्रामिंग करते हैं इसके थ्रू, और वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है इस मशीन के द्वारा, और फाइनली आपका यहाँ पे इसका जो है टोटल वर्क होता है। वर्टिकल मशीनिंग सेंटर भी आपके देखने में इसी तरीके से होते हैं। सीएनसी का पैनल जो है वो इसके ऊपर माउंटेड होता है, और आपकी यूनिवर्सल मशीनिंग सेंटर जो होता है इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का काम आपका हो सकता है। अब हम सीएनसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सीएनसी बेसिकली होता क्या है? सीएनसी से पहले आपकी डीएनसी और एनसी आया करते थे। एनसी केवल न्यूमेरिक कंट्रोल हुआ करता था, वहां पे न्यूमेरिक जो कोड था उसको खुद से एंटर करके आप बेसिकली उसमें कंप्यूटर का बहुत ज्यादा योगदान नहीं था। लेकिन आजकल जितने भी आपके सिस्टम्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म्स आपको इसमें पहले से ऐसा माना जा सकता है कि कुछ टर्म्स आपको पहले से पता होंगी, जैसे सीएडी यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएएम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सीएपीपी यानी कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, सीए ई यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो ये सब चीजें अगर आपको थोड़ा सा जानकारी होगी तो आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो एक न्यूमेरिक कंट्रोल सीएनसी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम जहां पे डेटा की हैंडलिंग, जो आपके सीक्वेंसेस होने वाले हैं उनको कंट्रोल करना, आपका जो आउटपुट आएगा उससे फीडबैक को वापस से इनपुट की तरह प्रोवाइड कराना, और पूरी तरीके से एक पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेट जो कर देता है वही बेसिकली आपका कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। तो सीएनसी इज लाइक एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम। इस ओवरऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर आपका क्या होता है कि आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप पूरे के पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल यानी सीएनसी के आपके मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं? सीएनसी पहली बात तो ये कि उसको कंटिन्यूअसली आप यूज कर सकते हैं, यानी ऐसा जरूरत नहीं कि आपको उसको रोकना पड़ेगा। अगर आपका वहां पे व्यक्ति अगर आपका कोई व्यक्ति वहां पे नहीं भी खड़ा हुआ है, कोई आदमी आपका वहां पे नहीं भी खड़ा हुआ है, उस सिचुएशन में भी आप बेसिकली क्या कर सकते हैं? सीएनसी मशीन का यूज कर सकते हैं। बैच प्रोडक्शन विद हाई एक्यूरेसी, अगर आपको बैच प्रोडक्शन करना है तो उसकी मतलब हाई एक्यूरेसी का बैच प्रोडक्शन अगर आपको करना है, एक बड़े बड़े बैचेस में अगर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं तो भी आप यहाँ पे सीएनसी का यूज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको पूरी की पूरी मशीन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर दीजिए। प्रोग्रामिंग को चेंज करना बहुत ईजी होता है। आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर दीजिए, आपका जो मशीन है वो दूसरी तरीके से फंक्शन करने लगेगी। उसके बाद आपका जो सीएनसी के ऊपर ट्रेनिंग है वो जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़े, आप वर्चुअल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। वर्चुअल का मतलब क्या है कि आप आपको प्रोडक्ट जो है वो कंप्यूटर में मिल जाएगा, कंप्यूटर में आप उसको मशीन करके देखेंगे और आप देखेंगे कि मशीन करने के बाद आपको फाइनली क्या बन रहा है। दूसरी बात, अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा इंट्रिकेट यानी बहुत ज्यादा आपकी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की शेप या डिटेलिंग हो तो वो भी आप सीएनसी के माध्यम से आप जो है कर सकते हैं।
ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है और आपका केवल एक ही व्यक्ति यानी एक ही आदमी जो है जो प्रॉपर्ली स्किल्ड है वो आपका इस पूरी मशीन को अच्छी तरीके से देख सकता है, इसके पूरा काम को संभाल सकता है। तो सीएनसी बहुत ही फायदेमंद है आपकी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि भैया आप जो है अगर एक सीएनसी मशीन लेना चाहते हैं तो मैनुअल ऑपरेशन से कहीं ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, सीएनसी को चलाने के लिए भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आके खड़ा हो जाएगा सीएनसी चला लेगा। सीएनसी को चलाने के लिए आपको बेसिकली सीएनसी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। सीएनसी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो आप प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे? तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर आपको चाहिए होता है और उसकी ट्रेनिंग में आपको खर्चा करना पड़ता है। तो ट्रेंड लेबर है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको उसको वेजेस भी ज्यादा देनी पड़ेंगी, सैलरी भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर एक एम्प्लॉयर की नजरिए से देखें, एक इंडस्ट्री के व्यक्ति की नजर से देखें तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। और इन्वेस्टमेंट इन सीएनसी मशीन कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी बात ये हालांकि एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। मुझे काफी हद तक ये बिल्कुल नहीं लगता, मेरा एक पर्सनल व्यू है कि आपकी सीएनसी जो मशीनें हैं वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो मैंने पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब हम बात करेंगे सीएनसी के जो मशीन टूल होता है ना, उस मशीन टूल के अंदर आपकी 3 एक्सेस जो है मानी जाती है। हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा 3 एक्सेस के ऊपर काम करते हैं। एक एक्स एक्सेस होती है जो कि आपकी अलोंग द प्लेन होती है, एक वाई एक्सेस होती है जो कि आपकी अलोंग द प्लेन पैरेलल परपेंडिकुलर टू द, और यू कैन से 90 डिग्री टू द एक्स एक्सेस होती है, और एक तीसरी आपकी जेड एक्सेस होती है जो कि आपके परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस टेबल होती है। तो हम जब भी कभी आपकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है हमें कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस ये जो है ये हमें डिफाइन करनी पड़ती है। जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हम सीएनसी की प्रोग्रामिंग जो है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि जब आपका टूल मूव करेगा तो वो टूल आपका किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और कितनी डायरेक्शंस में मूव करता है, यही बेसिकली आपकी एक्सेस ऑफ सीएनसी मशीन कहलाती है। अगर आपकी 3 एक्सेस सीएनसी मशीन है तो मतलब 3 एक्सेस में आपका जो टूल है वो मूव कर सकता है। अगर 5 एक्सेस सीएनसी मशीन है तो 5 एक्सेस में आपका टूल जो है वो मूव कर सकता है। तो जितना ज्यादा एक्सेस में आपका टूल मूव कर पाएगा, मतलब ये है कि उतना ही ज्यादा आपकी मशीन की वर्सेटैलिटी है, यानी उतनी ही ज्यादा आपकी मशीन जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। तो और दूसरी बात ये भी है कि देखिए जितनी ज्यादा एक्सेस में काम करने वाली मशीन आप लेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी कॉस्ट भी हो जाती है। तो कम एक्सेस की जो मशीन होती है उसकी कॉस्ट काफी कम होती है और ज्यादा एक्सेस की जो मशीन होती है उसकी कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है। ये आपकी जनरली देखने में आपको सीएनसी टाइप की जो मशीनें हैं वो आपको जनरली देखने में इस तरह की दिखाई देंगी। आपका एक यहाँ पे पैनल माउंटेड होता है जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग करते हैं और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू, उस प्रोग्रामिंग के जो फलस्वरूप आपका जो आपका आउटपुट मिलता है वो बेसिकली आपको इस मशीन की वर्किंग की फॉर्म में मिल जाता है। अगर मैं सीएनसी मशीन के एलिमेंट्स की बात करूं तो देखिए कोई भी एक सीएनसी मशीन हो, चाहे वो बिलिंग हो, चाहे वो कोई भी सीएनसी मशीन हो, वो हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट आपके मेजर एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। कैसे? पहला एलिमेंट जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, आपको कुछ इनपुट सिग्नल देना पड़ता है। उसके बाद आपका एक मशीन कंट्रोल यूनिट एमसीयू होता है जो कि आपके उस सिग्नल को रिसीव करके उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उस सिग्नल को वो मशीन टूल को प्रोवाइड कराता है। मशीन टूल जो होता है उसको ड्राइविंग सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। ड्राइविंग सिस्टम आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद आपका एक फीडबैक डिवाइस होता है जो कि आपके डिजायर्ड आउटपुट, यानी जो आउटपुट आपको चाहिए उसके साथ, वो आपने पहले से उसके अंदर फीड कर रखा है, उसके साथ आपके आउटपुट को कंपेयर करता है कि क्या आपका आउटपुट बिल्कुल वही है जो आपको चाहिए। अगर उसके अंदर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो वो फीडबैक लूप के माध्यम से वापस से आपकी इनपुट जो है मतलब उसको एनालिसिस करके वापस से आपके इनपुट में जो है वो आपका चेंज कर देता है ना। और ये सब कुछ आपको एक डिस्प्ले यूनिट के थ्रू दिखाई देता रहता है। तो देखिए आपके यहाँ पे इनके बेसिस पे आपकी ओपन लूप और क्लोज लूप दो तरह के सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए आप अपने इनपुट जो देंगे वो पार्ट प्रोग्रामिंग के माध्यम से देंगे। पार्ट आप एक प्रोग्राम बनाएंगे, वो प्रोग्राम आप मशीन कंट्रोल यूनिट को देंगे। मशीन कंट्रोल यूनिट सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग यूनिट से आपका कंट्रोल उसको डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो डेटा आपके ड्राइविंग सिस्टम में जाएगा। ड्राइविंग सिस्टम आपके मतलब ड्राइविंग सिस्टम क्या करता है बेसिकली आपके डेटा को आई एम सॉरी,
ड्राइविंग सिस्टम क्या करता है, आपके डेटा को मशीन टूल तक लेके जाता है, मशीन टूल उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट निकल के आता है, फीडबैक डिवाइस उस आउटपुट के साथ आपका कंपैरिजन करेगी। कंपैरिजन करने के बाद वो फीडबैक वापस से आपकी मशीन कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, और ये मशीन कंट्रोल यूनिट आपकी यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल लूप यूनिट लगा हुआ है, मतलब कंट्रोल का जो यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, वो बेसिकली क्या करता है, वो उस फीडबैक को यहाँ पे अप्लाई करता है, और आपके क्या कहते हैं, अगर वो आपका जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन अगर आपको ये पता लग रहा है कि भाई आपके आउटपुट में और डिजायर्ड आउटपुट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये आपके आगे के काम को रोक देगा, आपकी मशीन को यहाँ पे रोक देगा। उसके बाद क्या होगा, आपको दोबारा से पार्ट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करके, और आप उसको इनपुट करते हैं, उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को जो है दोबारा से रन कर सकते हैं, और अपने जो भी आपकी गलतियां हैं या जो भी आपको एरर वहां पे मिल रही है, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बेटा आपके जो कंट्रोल्स होते हैं, वो कंट्रोल्स बेसिकली आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आपका ओपन लूप और एक आपका क्लोज लूप कंट्रोल। ओपन लूप कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद आपका इनपुट प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिला, अब आउटपुट से कोई भी फीडबैक लूप आपको जो है वापस से मशीन कंट्रोल यूनिट को कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कंपैरिजन आपको मैनुअली करना पड़ेगा, आप खुद देखना चाहते हैं कि भैया मेरा पार्ट जो है वो सही है, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप क्लोज लूप यूज करते हैं, तो क्लोज लूप यूज करने का फायदा क्या होता है कि जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट से फीडबैक सिग्नल आपका वापस से कंपैरेटर में जाता है, या फिर मशीन कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल कंपैरिजन डिवीजन में जाता है, और वहां पे आपका कंपैरिजन होता है, और आपको पता लग जाता है कि क्या आपका डिजायर्ड आउटपुट आपके एक्चुअल आउटपुट के बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके अंदर फिर हम मॉडिफिकेशन कभी कभी ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक सिग्नल आ जाता है कि भाई आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है, तो आपकी मशीन पूरी काम करना बंद कर देती है, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे और उस मशीन को दोबारा से ऑन करेंगे। अदरवाइज आप इसको टोटली ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। सीएनसी वर्क कैसे करती है, जनरली सीएनसी को, जैसे मैंने अभी बताया कि सीएनसी को वर्क करने के लिए आपको एक इनपुट प्रोग्रामिंग देनी पड़ती है, वो प्रोग्रामिंग आपके जी कोड और एम कोड के थ्रू होती है। ठीक है, ये जी कोड एम कोड क्या होता है, अभी आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम यहाँ पे देखेंगे। ये आपकी बेसिकली वैल्यूज होती हैं जो कि कोऑर्डिनेट एक्सेस पे आपके टूल की पोजीशन को डिफाइन करती हैं। जो भी ईच नंबर होता है उसको एक कोड दिया जाता है, और वो कोड आपका एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड कोड होता है, जिसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जिसका एक ये जो कोड होते हैं, इन कोड को या तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं, या फिर आपके आजकल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस आते हैं कि आपने मान लीजिए 3D डिजाइन किया, और 3D डिजाइन के बाद अपने आप से वो उसका कोड जनरेट कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छा सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रोग्रामिंग खुद से भी जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर आप सिस्टम बहुत अच्छा यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको मैनुअली भी प्रोग्राम जनरेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीनरी, अगर आप सीएनसी मशीनरी की बात करें, तो सबसे पहली बात तो जो आपका सीएनसी मशीनरी होती है, उसका टूल जो होता है वो ऑटोमेटिकली मूव करता है, वो 1 से 5 एक्सिस तक मूव कर सकता है। लार्जर मशीन्स के अंदर मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, जो कि आपके सारे के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करती है। मूवमेंट जो होता है आपकी मशीन्स का, वो कंट्रोल किया जाता है मोटर्स के द्वारा। ठीक है, और जो फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, वो बच्चों किया जाता है सेंसर्स के द्वारा। सेंसर्स आपके बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकते हैं, आपके प्रेशर सेंसर हो सकते हैं, आपके फायर सेंसर हो सकते हैं, आपके टेम्परेचर सेंसर हो सकते हैं। सो देयर में भी बहुत सारे तरह के आपके सेंसर्स वहां पे हो सकते हैं। टूल मैगजीन्स आपकी यूज करती हैं, जो टूल मैगजीन्स आपकी यूज की जाती हैं टूल को चेंज करने के लिए। यहाँ पे आपका एक ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, जो कि आपके टूल को ऑटोमेटिक चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो सीएनसी की प्रोग्रामिंग का बेसिक्स हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सीएनसी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको पार्ट प्रोग्राम कमांड बोला जाता है। पूरे प्रोग्राम को आप पार्ट प्रोग्राम बोलते हैं, और जो पार्ट प्रोग्राम के अलग अलग लाइंस होती हैं, उनको पार्ट प्रोग्राम कमांड्स बोला जाता है। जब आपका एक पार्ट प्रोग्राम रन करता है, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग आपकी एक एक करके, आपकी मशीन जो है वो एक एक लाइन करके उसको समझती है। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड कर लेगी, वो एक एक लाइन करके। तो फंक्शंस जो होते हैं वो एक एक लाइन से आपके, मतलब बारी बारी से आपकी फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ये जो कमांड्स होती है, इनको ब्लॉक्स भी बोला जाता है, और हर ब्लॉक जो होता है वो आपके कुछ वर्ड से मिलके बना होता है। जैसे आपको कोई सेंटेंस होता है इंग्लिश का, वो सेंटेंस आपके बहुत सारे वर्ड से मिलके बना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो प्रोग्राम है, मान लीजिए एक पैराग्राफ आपने लिखा इंग्लिश में, वो पैराग्राफ तो आपका पार्ट प्रोग्राम हो गया। उस पैराग्राफ का हर सेंटेंस जो है वो आपका जो है वो ब्लॉक कहलाता है। ब्लॉक मतलब आपके जो पार्ट प्रोग्रामिंग का जो एक सेंटेंस होगा वो ब्लॉक कहलाएगा, और एक ब्लॉक बिल्कुल इंग्लिश के सेंटेंस की तरह आपके बहुत सारे वर्ड से मिलके बना होता है। तो हम उसको देखते हैं अभी, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं यहाँ पे।
तो पहली बात तो ये कि आपको जब भी कभी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा यूज कर रहे हैं। एक्स एक्स एक्सिस किस आई एम सॉरी, एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में है। दूसरी बात, आपकी जो पोजीशनिंग है वो यूनिट यूनिट पोजीशनिंग यूज कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल यूज कर रहे हैं, या फिर एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब आप ओरिजिन से सारी पोजीशंस को यूज करते हैं। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है जब आप अपनी पहली, फॉर एग्जांपल आप अभी 0 से लेके 5 पे हैं, तो अब जो आप दूसरी जो कोऑर्डिनेट देंगे वो 5 से देंगे, 0 से नहीं देंगे। अगर उसका आप 0 से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट कहलाता है। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है लास्ट रीडिंग से अगर आप उसको मेजर कर रहे हैं। फीड रेट आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए, आपका स्पिंडल स्पीड आपको पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कूलेंट आपको वहां पे ऑन रखना है, ऑफ रखना है, किस टाइप का कूलेंट आपको वहां पे यूज करना है, या फिर किस टाइप का कूलिंग एक्शन आपको वहां पे यूज करना है। दूसरी बात, टूल कंट्रोल आपको कैसे करना है, कितनी तरह के टूल यूज करने हैं, कब उसको चेंज करना है, कब उसको चेंज नहीं करना है, ये सब चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आपके कई तरह के कोड्स होते हैं। कौन कौन से कोड्स होते हैं, इनको अलग अलग कोड्स में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रिपरेटरी कोड्स, प्रिपरेटरी कोड्स क्या होते हैं, जो प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के काम आते हैं। तो सबसे पहला कोड उसके अंदर तो है जी कोड। ये जी कोड क्या करता है, ये जी कोड बेसिकली आपके इनिशियली मशीन को सेटअप करने के और एस्टेब्लिश करने के काम आता है। आपकी जो भी ऑपरेटिंग कंडीशंस है उनको आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपका जी कोड वहां पे काम आता है। एंड कोड जो होते हैं वो बेसिकली आपके सबसे पहले प्रोग्राम, हर प्रोग्राम का जो ब्लॉक होगा वो आपका एन कोड से स्टार्ट होगा, जो कि नंबरिंग के लिए यूज होता है। जैसे आप नंबर डालते हैं ना 1 2 3 4, तो एन कोड जो होता है वो नंबरिंग के लिए ही यूज किया जाता है। उसके बाद एक्सिस कोड होते हैं, जो आपकी एक्स एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट क्या है, उन सब चीजों को बताते हैं। उसके बाद आपका फीड एंड स्पीड कोड्स होते हैं कि आपकी फीड कितना है, स्पीड कितना है। आपके टूल के कोड्स होते हैं कि आपका टूल कौन सा आप यूज कर रहे हैं। जो भी आपका टूल होता है उसको आपके जो टूल मैगजीन है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर, स्टैंडर्ड नंबर दिया गया होता है। उसके बाद आपके मिसलेनियस कोड होते हैं जो कि आपके कूलेंट को ऑन ऑफ करने के काम आते हैं, और भी काफी सारे फंक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके कोड्स होते हैं। तो अगर मैं एक प्रोग्रामिंग के एक ब्लॉक की बात करूं, यानी एक सेंटेंस की बात करूं प्रोग्रामिंग की, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। उसमें सबसे पहला आपका सीक्वेंस कोड होता है, ये जो आपको N50 दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये 50वीं लाइन है आपकी पूरे प्रोग्राम में। 50वीं लाइन मान सकते हैं, या इसको आप 5वीं लाइन मान सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोग्राम बनाने वाले के ऊपर कि वो कितने का डिफरेंस लेके चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहली लाइन को N10 दे दूं, दूसरी लाइन को N20 दे दूं। ऐसा मैं इसलिए करता हूं, कभी कभी मुझे 10 और 20 के बीच में, अगर मैंने मान लिया 1 और 2 दे दिया, तो दूसरी, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में मुझे कोई लाइन इंसर्ट करनी है, तो फिर मैं N का क्या नंबर दूंगा, 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं होता है ना। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं N10 और 20 लेके चलता हूँ, जिससे कि मैं 10 के और 20 के बीच में अगर कोई नंबर देना चाहूँ तो मैं 11 12 13 14 मैं इस तरीके से नंबर उसको दे सकता हूँ, अगर मुझे कोई लाइन उसके अंदर इंसर्ट करनी हो। दूसरा आपका प्रिपरेटरी फंक्शन जो होता है वो जी कोड होता है। ये G90 G01 क्या होते हैं, इनका मीनिंग अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पता लगेगा। ये आपके टूल को प्रिपेयर करते हैं, आपकी ऑपरेटिंग कंडीशंस को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फिर ये आपके एक्स और वाई एक्सिस पे आपके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है कि टूल को इनिशियली कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, आपका टूल फीड रेट कितना होना चाहिए, आपके स्पिंडल का फंक्शन, स्पिंडल कितना आरपीएम पे रोटेट करते रहना चाहिए, आपका टूल का फंक्शन क्या है, कौन सा टूल जो है आप वहां पे यूज करना चाहते हैं, टूल नंबर 1, टूल नंबर 2, और आपका मिसलेनियस फंक्शन क्या है। तो जब आप इन सारे वर्ड्स को मिला देते हैं तब जाके आपका प्रोग्रामिंग का एक ब्लॉक क्रिएट होता है। तो प्रोग्रामिंग के जो आपके लेटर्स हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सारे लेटर्स को एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं। एन जो है वो सीक्वेंस नंबर होता है, जी आपका प्रिपरेटरी फंक्शन होता है, एक्स एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और जेड जो है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। आर आपकी रेडियस को डेजिग्नेट करता है, एफ आपकी फीड रेट को डेजिग्नेट करता है, एस जो है वो आपकी स्पिंडल स्पीड को डेजिग्नेट करता है, एच जो है वो टूल लेंथ के ऑफसेट को रिप्रेजेंट करता है, डी जो है वो आपके टूल रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, और टी जो है वो आपके टूल डेजिग्नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एम आपके मिसलेनियस फंक्शंस के लिए होता है, जो कि बहुत सारे आपके अलग अलग फंक्शंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं एम के द्वारा। तो अब देखिए जी कोड की बात करते हैं हम। जी कोड में आपके जो मेन कोड्स हैं वो आपके इनिशियल कोड्स ही होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेन कोड हैं आपके। G00 जो है वो रैपिड ट्रांसफर्स को रिप्रेजेंट करता है। रैपिड ट्रांसफर्स का मतलब है कि कोई काम नहीं करना है और टूल को फटाफट से आपको मूव कराना है कहीं पे विदाउट एनी कटिंग एक्शन, तो आप G00 यूज कर सकते हैं।
अगर आपको लीनियर इंटरपोलेशन यानी आपको लीनियर डायरेक्शन में कट करते हुए जाना है तो आप लीनियर इंटरपोलेशन यूज करते हैं। अगर आपको टूल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर वे में मूव कराना है तो आप उसको G02 यूज कर सकते हैं। सर्कुलर वे में अगर आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है तो G03 यूज कर सकते हैं। G17, G18, G19 ये बेसिकली आपके XY, XZ और YZ प्लेन के लिए डेजिग्नेटेड है। तो किस प्लेन में आप अपना कोडिंग करना चाहते हैं, आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे G18, 17, 18 और 19 यूज कर सकते हैं। अगर आपकी जो यूनिट्स हैं वो इंच में है तो आप G20 या G70 यूज कर सकते हैं। देखिए 20 और 70 इसलिए दिया हुआ है, कुछ मशीन्स में कुछ वेंडर्स की जो मशीन होती है वो आपका G20 यूज करती हैं, कुछ 70 यूज करती हैं। तो आपकी जो मशीन के साथ मैनुअल आता है उसमें बेसिकली आपका G कोड, M कोड, इन सब की मीनिंग्स दिए होते हैं कि आप कौन कौन सा G कोड, M कोड वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका जो और इम्पोर्टेंट है G81 है, ड्रिलिंग साइकिल के लिए जो यूज किया जाता है। आपका G90 और G91 वेरी इंपॉर्टेंट है। G90 का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी डायमेंशंस को एब्सोल्यूट पोजीशन यानी ओरिजिन से कंसीडर कर रहे होते हैं तो आप G90 यूज करते हैं, और G91 आप तब यूज करते हैं जब आप इंक्रीमेंटल पोजीशन यूज कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर आपका G90 और G91 आपको हर प्रोग्राम में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बताना पड़ता है कि आप डायमेंशन कहाँ से ले रहे हैं, ओरिजिन से ले रहे हैं कि आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन से ले रहे हैं। फिर आपका ये मिसलेनियस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसलेनियस कोड में आपका जो M00 है वो प्रोग्राम को स्टॉप करने के काम आता है। अगर आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहते हैं तो M00 आप यूज कर सकते हैं। M01 आपका ऑपरेशनल प्रोग्राम स्टॉप करने के, देखिए M00 पूरे प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, M01 अगर आपकी एक प्रोग्राम में कई सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो M01 जो है वो पहले प्रोग्राम को आपको स्टॉप करने के काम आएगा। इसी तरीके से इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका एक तो M06 है जो कि टूल को चेंज करने के काम आता है। M08 है जो कि कूलेंट को ऑन करने के काम आता है। M09 कूलेंट को ऑफ करने के काम आता है। और इस तरीके से आपके जो भी आप जैसे जैसे प्रोग्राम बनाते जाएंगे आपको याद होते रहेंगे, बट ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी बेसिकली यही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बेसिकली दिखता कैसा है। तो आपका ये जो ब्लैंक है ये बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपका इनिशियली ऐसा था और ये प्रोग्राम रन करने के बाद ये पार्ट आपका जो है ऐसे कट हो गया है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन आपकी टूल की कहाँ पे है उस बात से ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका N001, 002, 003 ये आपके N कोड हो गए, ये आपके G कोड हो गए। ठीक है, ये XYZ आपके बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका फीड रेट कितना है वो यहाँ पे दिया गया है। तो हर आपका जो मशीन है वो बेसिकली आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ती है। तो सबसे पहले आपका ये इस लाइन को पढ़ेगी, उसके हिसाब से आपका मूव होगा। फिर N001 में M06, अब M06 क्या था, अब देखो M06 था टूल चेंज। तो इसका मतलब आप यहाँ पे टूल चेंज कर रहे हैं और टूल नंबर 2 आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। N002 आपका सीक्वेंस है। फिर आप M03 पे गए। M03 क्या था, स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज, यानी अब आपका स्पिंडल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। आरपीएम कितनी होगी, 400 होगी। फिर N003 यानी तीसरे सीक्वेंस पे गए G01। G01 क्या था, देखिए लीनियर इंटरपोलेशन, यानी आपके टूल अब जो है लीनियर डायरेक्शन में मूव करेगा। कहां तक उसको मूव करना है, एक्स डायरेक्शन में 8 पे, वाई डायरेक्शन में 0 और जेड डायरेक्शन में 0। तो वो केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। फीड कितनी है, 150 फीड है। तो इस तरीके से आपका जो मशीन है वो आपके प्रोग्राम को लीड करती चली जाएगी और आपका जो टूल है वो डिजायर्ड पोजीशन पे आपका मूव करता चला जाएगा। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही टिपिकल टाइप का एग्जांपल है। प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट भी बनाई जा सकती है, लेकिन आजकल क्या होता है कि ये प्रोग्राम आपको खुद क्रिएट नहीं करना पड़ता। अगर आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर अच्छे से आते हैं, मान लीजिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छे से डिजाइनिंग का यूज कर रहे हैं, तो वो डिजाइनिंग जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और वो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर खुद से आपका प्रोग्राम क्रिएट करके आपको दे देता है। ठीक है, तो सीएनसी के मेन एडवांटेजेस आपके क्या होते हैं बच्चों की, सबसे पहली बात तो आपका प्रोग्राम बनाना आसान होता है। पहले क्या होता था, पहले आपको हर चीज को मेजर करके आपको पूरा एक प्रोग्राम लिखना पड़ता था, लेकिन सीएनसी में ऐसा नहीं होता है। सीएनसी में आपकी पोजीशन, एक बार आपने अगर प्रोग्राम लिख दिया है तो आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इस प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, वो उस प्रोग्राम को वापस से यूज कर सकता है। तो आई मीन लाइक कॉपी करना और किसी को सेंड करना बहुत इजी हो गया है। आप एक ही प्रोग्राम को बार बार यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ह्यूमन एरर का स्कोप काफी हद तक कम हो गया है। आपकी ह्यूमन ऑल्दो अगर आप मैनुअली प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ह्यूमन एरर का स्कोप वहां पे भी है, बट काफी हद तक वो रिड्यूस हो गया है। दूसरी बात, ये सीएनसी मशीन जो है वो आपकी काफी सेफ है ऑपरेट करने के लिए।
कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज को भी आप बहुत आसानी से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपकी जो टॉलरेंसेस होती हैं वो काफी क्लोज होती हैं, आपका जो पार्ट होता है वो बहुत अच्छा सरफेस फिनिश वाला बनता है, बहुत बढ़िया सरफेस फिनिश वाला आपका पार्ट वो बनता है। तो बच्चों ये हमारा जो था ये सेकंड यूनिट था। सेकंड यूनिट में जो भी आपका पार्ट था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपका जो है मैं रिवीजन अच्छे तरीके से करा पाया हूँगा। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप केवल इस रिवीजन वाली जो हमने वीडियो देखी है इसके ऊपर ना रहें। ये केवल आपको एक सरसरी तरीके से आपके टॉपिक्स को रिवाइज कराने का एक तरीका था। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।